हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट से यानी चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज हम आपके पहले चैप्टर से लेकर के 8वें चैप्टर के बीच, या यूं कह लें फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले रहने वाले हैं। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में भैया फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात कर ले ये जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना, ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूं समझ लें कि 70 में से तो भैया 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर वाला ही होगा। अब इसके अंतर्गत आपके थ्योरी वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन रहेंगे और डेरिवेशन टाइप के ही। तो भाई फिजिक्स फर्स्ट पार्ट में तो आपका जितना है ज्यादातर डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, थ्योरी बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो आज की काफी लाजवाब होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बच्चों। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं और अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो भैया पहला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात कर ले तो कभी कभार इसको पूरे 5 नंबर का पूछ लेता है, लेकिन जनरली ये जो है 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए क्या करते हैं भैया, हम सबसे पहले कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र में, रटना नहीं है बच्चों। आज अपन क्या करेंगे, चीजों को एकदम हम पूरा का पूरा निपटा के मानेंगे। ठीक है, रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में है नहीं। तो भैया हम चीजों को रटाने पर जोर नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि रट कर चीजें कितने दिन तक याद की जा सकती हैं, 2 से 4 दिन, 10 दिन, नहीं तो भूल ही जाओगे एक ना एक दिन। देखिए क्या है, मान लेते कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां पर ई है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लेते हैं यहां पर हमने क्या कर दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, जिस पर भैया नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम दे देते हैं भैया, ए बी नाम दे देते हैं, जो क्रमशः क्या है कि भैया माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ठीक है, अब यहां पर भाई मान लेते हैं कि इस पर जो बल लगेगा वो क्यों, मतलब देखिए यहां पर जो बल लगेगा तो वो क्या हो जाएगा। देखिए फार्मूला होता है आपका E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, या क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। जब F बराबर करेंगे भैया तो Q इंटू ई लग जाएगा। तो यहां पर भी Q इंटू ई ऋणात्मक में लग जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण है। यहां पर भी Q इंटू ई ये बल लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों सिरों पर भाई विपरीत समान परिमाण के, मतलब लेकिन विपरीत प्रकृति के क्या है, बल लगते हैं। अगर हम बच्चों इनको आगे बढ़ा दिया जाए, यानी इसको अगर आगे हम ऐसे बढ़ा दें और इसको भी इस तरह से बढ़ाते हुए मिला दें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक बन गया क्या चीज, ट्राइंगल। ये थीटा कोण है, एक ट्राइंगल बन गया है। और हमको मालूम है कि भाई जो वैद्युत ये आपका द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2L होती है। तो इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये भाई मतलब आप जो भी माना जाना में लिखते हैं बच्चों, ये वही चीज है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, और ये वैद्युत द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मतलब लिखनी होती, तो ये चीज हम जरूर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे भैया, तो यहां से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान
वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। फिर आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना के बना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर लिख देंगे इसकी लंबाई क्या है भैया, 2L है। तो ये आप स्टार्टिंग में इतना थोड़ा मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो माना जाना में। नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक, बट लिखेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये अच्छा ही रहेगा। अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले तो ये चीज लिख दिया है। ठीक, तो यहां पर हमने मतलब जो है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया, इस जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर के बना है, इसकी लंबाई 2L है। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे क्या चीज भैया, तो यहां पर निकालेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। द्विध्रुव पर, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण ही निकाल रहे हैं। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा ना भैया, तो बल आघूर्ण फार्मूला होता है टाउ बराबर क्या होता है, बल और गुणे बल की दिशा में ये मतलब लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि इसको A दिया है, B दिया है, इसको C दे देते हैं और यहां पर लिख देते हैं ये लंबवत दूरी। ठीक, तो भाई लंबवत जो दूरी है किसकी बात कर रहा है, ये लंबवत दूरी BC। तो ये हमको नहीं पता है, हम निकाल लेते हैं। देखिए लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC में, भाई त्रिभुज ये A है, B है, C, ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बच्चों, BC है, अपान कर्ण क्या है बच्चों, 2L है। तो भैया BC है लंबवत दूरी, BC बराबर ये 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा हो गया ना रसगुल्लों। तो यहां से भैया वही चीज है। तो अब हम निकालेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे कि टाउ बराबर बल क्या है, F हो गया, लंबवत दूरी बच्चों ये BC है। तो यहां से लिखेंगे टाउ बराबर F बराबर क्या लिखा है, Q इंटू E। तो F बराबर हो जाएगा भैया Q इंटू E गुणे लंबवत दूरी क्या है बच्चों, तो ये है 2L साइन थीटा। क्या है, 2L साइन थीटा है। आगे लिखेंगे बच्चों तो टाउ बराबर, देखिए भैया इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, तो लिख सकते हैं यहां पे ध्यान से समझिएगा, तो लिख सकते हैं Q गुणे 2L पास पास रख दीजिए और E साइन थीटा एक स्थान पे रख दीजिए। वो इसलिए क्योंकि बच्चों याद करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसके बराबर P होता है। तो अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि चूंकि, तो भैया P बराबर चूंकि, एक मिनट, चूंकि एक फार्मूला होता है ना भैया, लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। चूंकि P बराबर होता है 2L गुणे Q या Q गुणे 2L, ठीक है, वो चीज इसके स्थान पे P रख देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, इसके स्थान पे P हो जाएगा तो PE साइन थीटा। यही क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, जहां टाउ क्या है, बल आघूर्ण है, P क्या है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र है, थीटा भाई तो ये कोण ही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, हर साल किसी ना किसी सेट में पूछता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे।
कभी कभार हमने बताया ना, ये 5 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभार 3 नंबर में, ठीक है, बट हमने इसको 3 नंबर वाले क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है। चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं भैया। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र भाई प्राप्त करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन क्या करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं भैया। ये क्वेश्चन भी आपका, एक मिनट, ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 में भी आया है एक सेट में, बाकी उसके पहले भी 23 में पूछा गया है, 19-17 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। डी कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक, तो इसमें भी आपका सेम ही फिगर रहने वाला है। हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं सर्वप्रथम भैया हमने वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख लिया है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई द्विध्रुव इस तरह से रख लिया है, ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव रख लिया है भैया। अब उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, ये ए दे देते हैं, इसको अपन बी दे देते हैं, ठीक है। तो हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव ए बी रख लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको भाई मतलब थोड़ा दर्शाना पड़ेगा फिगर के माध्यम से। लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है रखा गया है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद मान लेते हैं कि भैया ये क्या करता है, थीटा कोण बनाता है, ये क्षेत्र के साथ क्या है थीटा कोण बनाता है। अब इसमें भी वही चीज कि भैया माना ये माइनस क्यू आवेश, मान लेते हैं यहां पे ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। इतना तो आप यहां पर दर्शाएंगे, लिखेंगे बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, भाई वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या नाम दिया है ए बी, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, इतना तो हो गया। फिर लिखेंगे भैया कि जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, क्योंकि जो चीज भाई हमने लिखा है वो तो दर्शाना ही पड़ेगा। जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है, इससे मिलकर के बना है। तो अब हम लिखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भैया देखिए इस द्विध्रुव को क्या है हमने रखा है इस तरह से, तो सबसे पहले ये मान लेते हैं इसकी कंडीशन ऐसी है और इसको यहां से लेकर के इसकी कंडीशन ऐसे कर दें, ठीक है, मतलब हम इसमें विस्थापन डी थीटा कर दें छोटा सा, ठीक है, विस्थापन कर दें, थोड़ा घुमा दें। तो यहां पर अब लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव को डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखिए बच्चों हमने अगर थोड़ा घुमाया है भैया तो कार्य भी थोड़ा सा ही होगा, तो कार्य निकालेंगे डी डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर होता क्या है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो भैया बल का मतलब यहां बलाघूर्ण से है और विस्थापन डी थीटा तक विस्थापित आपने
किया है, डी थीटा तक घुमा दिया है। इसको भैया क्या है, इसकी कंडीशन मतलब ये ऐसी थी तो इसको भाई क्या है, ये ऐसा था तो इसको ऐसा किया है, यानी थोड़ा यानी विस्थापन हुआ है, ठीक है ना। या आप देख रहे हैं कि कितना विस्थापन हुआ है। तो यहां पर भाई ये कार्य हो गया डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। तो या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर टाउ बराबर क्या होता है, तो आपने भी देखा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये सूक्ष्म विस्थापन जब किया गया है तो काम भी थोड़ा हुआ। अब हम द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक यानी बड़ा विस्थापन करेंगे, कार्य भी बड़ा होगा। तो यहां पर अब हम फिर से लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है भैया। अब भैया हमने बताया ना अब की बार कार्य बड़ा होगा तो ये W हो जाएगा, फिर ये बराबर समाकलन लग जाएगा अब की बार थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2 और ये पूरा यहाँ पे DW हो जाएगा क्योंकि इसी को ही पूरा घुमा रहे हैं, ठीक। तो इतना समझ में आया बच्चों, यहां तक तो कुछ भी नहीं हुआ भैया। अब देखिएगा रसगुल्लों, ध्यान पूर्वक समझना, ये W बराबर लिखेंगे तो ये पूरा वैल्यू रख देते हैं थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2। भाई इसका पूरा का पूरा मान क्या है, तो ये है पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों ये देखिए पीई बाहर निकाल लेंगे, ठीक, पीई ये बाहर हो जाएगा केवल और केवल ये थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2, ये साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो भाई बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है बट कोऑपरेट करना। तो यहां पर भैया ये पीई हो जाएगा। अब उसके बाद ये आपका हमने बताया माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहां ये लिमिट थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2 चला ही जाएगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं तो W बराबर ये माइनस का पीई रखते हैं, ठीक है। तो यहां से अब एक चीज देखिए फार्मूला चलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब भी इस तरह से हो जैसे x दिया हो, ठीक है, इस तरह से ध्यान देना, यहां से भैया जैसे ये R1 से R2 हो तो अपर लिमिट एक बार x के स्थान पे R2 माइनस एक बार x के स्थान पे R1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है। तो एक बार cos थीटा 2 फिर माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा 1, यानी अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये इतना होता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना बबुआ। अब आगे कुछ नहीं करना विशेष, देखिए ध्यान से समझना रसगुल्लों, ये हो जाएगा W बराबर हो गया भैया। ये देखिए माइनस है तो इसका माइनस में अपन अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये पीई हो गया। अब देखिए ये माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा 1 वाला आगे लिख देते हैं और ये की बार भैया माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2 वाला पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला। बट बच्चों कभी कभार इसको ऐसा ना करके डायरेक्टली यहाँ एक वगैरह दे देता है, वो कैसे आता है चलिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यदि बच्चों इसी में मान ले कि भैया यदि हम क्या कर दें थीटा 1 बराबर 0, ठीक, साम्यावस्था से 0 डिग्री रख दे, साम्यावस्था से थीटा 2 बराबर केवल थीटा तक विस्थापित कर दें, तो ऐसे केसेस में ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा पीई। अब भाई कॉस थीटा 1 के स्थान पे 0 रख देंगे, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो भैया यहाँ पे ध्यान एक बार रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो इसी को जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर पीई, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है माइनस का कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभार ये ऐसे लिख कर दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो इस बात का ध्यान देना। तो भैया डायरेक्टली अगर इस तरह से पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र
स्थापित करना है तब तो डायरेक्टली आप ये चाहे निकाल दो, चाहे एक लाइन बढ़ाकर यहां तक लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से बबुआ इसका भी डेरिवेशन कर सकते, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ना। बिना मतलब का आप लोग मतलब ये भौकाल बनाते हो कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चीज़ें अपने आप आसान लगेंगी, ठीक है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए हमारा अगला टॉपिक ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। वैद्युत फ्लक्स के से क्या तात्पर्य है वगैरह, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए आपको समझाना है, ठीक है। देखिए वैद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स एक जैसे हैं और न जाने कितनी बार बताया गया है इसको, ठीक। हम मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है, कोई ये हमने एक पृष्ठ ले लिया, इस तरह से एक पृष्ठ है और ये वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से भैया गुजर रही हैं, ठीक है, इस तरह से। ऐसे, ठीक। ऐसे अब मान लेते हैं कि इस यहाँ पे क्या है, एक हमने बतानी है कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, और ये वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं भैया? परिभाषा हमने बताया है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या है, अनवरत रूप से या कांस्टेंट रूप में या लगातार क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, उनको वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। तो यहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो सबसे पहले हम भाई परिभाषा समझेंगे, वैद्युत फ्लक्स है क्या। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, भाई ये वैद्युत क्षेत्र है, ई को दर्शा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबोत ये गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है या वैद्युत बल रेखाओं की का जो माप होता है, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा डेफिनेशन। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर इसके एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा भाग है, तो जाहिर सी बात है इस छोटे वाले भाग का भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dA, ठीक है। तो इस भाग का भैया यहां से ये क्षेत्रफल E को दर्शाएगा और यहां पे ये dA। तो यहां से अगर हम इस छोटे वाले भाग का सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालें तो इस भाग का वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इसका वैद्युत फ्लक्स जो होगा बच्चों वो हो जाएगा वेक्टर E इंटू dA, ठीक है। आपने अदिश गुणनफल पढ़ा होगा, फिजिक्स में एक फार्मूला है वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा, याद करो विदिन। तो इसका जो अदिश गुणन हो मतलब गुणनफल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा E इंटू dA, क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स निकाल देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालेंगे बच्चों तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है समाकलन, ठीक है। क्या लग जाता है? समाकलन निकल जाता है। तो यहां पर अब हो जाएगा फाई ई बराबर, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, तो इसी में हम समाकलन लगा देंगे, समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा।
ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। आगे लिख सकते हैं इसको अपन फाई ई बराबर देखिए ई का समाकलन होगा ना, ई बाहर निकालेंगे, ई कॉस थीटा हम बाहर ले लेते हैं, समाकलन केवल और केवल क्या बच जाएगा यहां पर आपका डी ए बच जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे भी, जैसे x के सापेक्ष, जैसे dx है तो इसका x हो जाता है, समाकलन dr है तो इसका r हो जाता है, समाकलन यहां पे dt है तो वो t जिसके सापेक्ष हो उसका मान, क्योंकि समाकलन अवकलन बिल्कुल उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो भैया थोड़ा बायोलॉजी वालों को दिक्कत होती है, बट फार्मूला तो हम बता ही रहे हैं तो होना भी नहीं चाहिए। तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, e इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक, e इंटू यहाँ पे क्या है कॉस थीटा लिख दिया। अब उसके बाद समाकलन ये आपका जो डी ए है इसका केवल a हो जाएगा, तो ये फार्मूला निकल कर आ गया, फाई ई बराबर e इंटू ए कॉस थीटा। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का क्या चीज भैया, फार्मूला। देखिए बच्चों कभी कभार क्या है कि इसका मात्रक भी पूछता है, मात्रक बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसका मात्रक जानना बेहद जरूरी है बच्चों। मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी का मात्रक होता है भैया क्या चीज, वोल्ट मीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी की मदद से, फार्मूले की मदद से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कैसे आया, निकालना चाहे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है F अपान Q, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहां पर आपका मीटर स्क्वायर भी है ऐड, तो वही मीटर स्क्वायर ऐड हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, समझ में आया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है और इससे भाई संबंधित हमने क्या सूत्र निकालना था। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है भैया, ठीक, ये भी आपका लिख दे रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे कभी कभार शॉर्ट में छोटा मोटा सा एकदम नन्हा मुन्ना न्यूमेरिकल पूछ लेता है, नहीं तो बच्चों डेरिवेशन में ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कि किसी विलगित गोली चालक, मान लेते हैं कि कोई एक गोलीय चालक है, ठीक, जिसका यहां पे हमने भैया सेंटर ले लिया O, केंद्र O है। अब देखिए आपने पढ़ा है इसमें समविभव पृष्ठ, धारिता वाले चैप्टर से है, विभव वाले चैप्टर से। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो भैया समविभव पृष्ठ क्या है कि मतलब वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की माप समान हो, ठीक है, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो जैसे हमने अगर हम बता दिया भैया यहां पे इस तरह से, तो इसके प्रत्येक अगर हम पृष्ठ पर निकालना चाहें तो विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, और इसको दिया गया जो आवेश होता है, मान लेते हैं कि हम इसको क्यों आवेश देते हैं, तो ये जो दिया गया आवेश है वे इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है भैया, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इतना चीज आपको लिखना होगा, इतनी चीज आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना भाई इसका रेडियस भी, त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, ये r है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भैया इसका जो रेडियस है त्रिज्या वो r है। तो लिखते हैं कि माना r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचा जाता है, खींचा जाता है, फिर आगे लिखेंगे जिसका केंद्र, जिसका केंद्र, क्योंकि जो चीज है वो दिखाना पड़ेगा, जिसका केंद्र O है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि माना इसे Q आवेश,
ठीक, जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, भाई प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके पृष्ठ पर क्या है भैया, समान रूप से वितरित हो जाता है, मतलब इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाए। तो इसके पृष्ठ पर हम निकाल लेते हैं किसी बिंदु पर विभव, तो लिखेंगे इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव, तो भैया किसी भी पृष्ठ, मतलब इसके पृष्ठ पर किसी भी स्थान पर हम जब विभव निकाल लेंगे बच्चों, तो विभव कितना निकलेगा, विभव हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब हम इस विलगित गोली चालक की धारिता निकालेंगे, क्योंकि धारिता के लिए ही व्यंजक निकालना था भैया। तो अब हम निकालेंगे कि गोलीय चालक की धारिता, ये गोलीय चालक की धारिता। अब गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे, तो धारिता C बराबर होता है भैया कैपिटल C, फार्मूला कैपिटल C बराबर Q अपान V हो जाता है। ठीक है, तो हम V का मान C में, मतलब इस समीकरण में रख देते हैं ना, समीकरण नहीं बनाया है बस वैसे ही। तो भैया हम ये जो C का मान है, सॉरी मतलब ये जो V का मान है यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा C बराबर Q अपान, तो भैया V का पूरा मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा Q अपान आर, ये फार्मूला हो जाएगा भैया। ये वाला Q से Q कट गया, अब बटे का बटे है बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा भैया, C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। अगर हम कैपिटल आर त्रिज्या मानते तो यहाँ कैपिटल आर लिख देते हैं, तो इसके बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि किसी बुक में कैपिटल आर दिया रहता है त्रिज्या, किसी में आपका ए मान लेता है स्मॉल, तो आप जो भी त्रिज्या मानेंगे वही तो होगा। सी क्या है, धारिता है, आर क्या है, त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा विलगित गोली चालक की धारिता के लिए फार्मूला, है ना, सिंपल, बहुत आसान है। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन, इलेक्ट्रॉनों होगा, इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, और भैया इस टॉपिक की बात कर लें तो जितना इसके बारे में कहें कम है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, 2-2, 3-3 सेट में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बड़े ही सिंपल तरीके से आज इस टॉपिक का निपटारा कर देते हैं। इसको बच्चों अपन हम दो तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, तो हम एक सिंपल वाला तरीका, दोनों में जो सबसे आसान तरीका है उस तरीके से इसका निपटारा करेंगे। तो चलिए बच्चों बड़े ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा कर देते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले भैया हम मान लेते हैं कि कोई एक चालक है, कोई एक चालक है, तो यहां पर एक चालक ले लिया। ठीक है, इसका नाम अपन दे देते हैं ए। एक चालक है, नाम दे देते हैं ए बी, और इसको किसी बैटरी से हम क्या कर रहे हैं भैया, जोड़ दे रहे हैं। ठीक, एक बैटरी के द्वारा हम एक कुंजी से इसको अपन जोड़, ये भैया मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है,
L है, ये चालक A और B है, और यहां पे जो अनुगमन वेग है V सफिक्स D, ये अनुगमन वेग है। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया। यहां से अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये कुंजी K है, ये सेल है एक। ठीक है, तो यहां पर भाई ये आपको थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जो लिखने वाली चीजें हैं कि माना एक चालक AB है, माना एक चालक क्या है, AB है, जिसकी लंबाई L है तथा इसका अनुगमन वेग क्या है, V सफिक्स D है। ठीक, तो यहां पर हम कुछ चीजें ये सब लिख देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों कि माना एक चालक AB है, AB है, जिसकी लंबाई क्या है भैया, L है, तथा इसका मान लेते हैं भैया इस वाले का जो क्षेत्रफल है वो क्या है बच्चों, A है। ठीक है, तथा क्षेत्रफल क्या है बच्चों, A है। ठीक, इतना तो ये चीज हमने लिख दिया माना जाना। फिर उसके बाद लिखते हैं कि माना, देखिए इतना तो लिख दिया, 1 मिनट, कि माना एक चालक AB है, तो AB है तो वो लिख दिया, तथा इसकी लंबाई L है, तो भैया L लंबाई हो गई, और इसका जो क्षेत्रफल है वो AB है, इतना। तो अब हम क्या है निकालेंगे भैया, तो सबसे पहले इस चालक का आयतन निकालेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे बच्चों चालक का आयतन। तो अब हम निकालेंगे कि चालक का आयतन, चालक का आयतन निकालेंगे। तो जो चालक का आयतन हो जाएगा बच्चों, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो चालक का आयतन, तो ये क्षेत्रफल गुणे ये क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चालक का क्षेत्रफल। अब आगे लिखेंगे कि लिखेंगे यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो बबुआ n हो, तो यहां पर, तो अब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो अब संख्या जो निकल कर आएगी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, तो भैया इसी में आगे n का गुणा हो जाएगा, n इंटू A इंटू क्या हो जाएगा, L, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज E हो, ये हमने निकाल लिया कि यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो n का गुणा कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज E हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना E होता है, तो लिखेंगे कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तो अब हम निकाल देंगे भैया कुल आवेश। अब कुल आवेश बच्चों जो Q का मान हो जाएगा, Q बराबर N इंटू ई, N का मान तो पूरा यही है, N इंटू A इंटू L है, और साथ में भैया आपका E है। तो कुल आवेश कितना निकल आया, तो भैया यहां पे बच्चों कुल आवेश आपका आ गया, कुल आवेश भैया कुल आवेश Q बराबर N इंटू ई, ठीक, मतलब सही से लिख देते हैं, N इंटू ई A इंटू L, ये कुल आवेश निकल आया है। अब चूंकि इसका अनुगमन वेग क्या है, V सफिक्स D है, तो लिखेंगे चूंकि क्या है, अनुगमन वेग क्या है, V सफिक्स D है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब लिखेंगे कि मतलब आवेश को मतलब आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय, इस तरह से लिखेंगे कि आवेश द्वारा चालक को
को पार करने में लगा समय। अब जो लगा समय हो जाएगा भैया, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, दूरी क्या है बच्चों, तो इसकी दूरी एल ही तो है, और चाल क्या है, तो अनुगमन वेग ही तो है। तो अब यहां से हमने निकाल लिया टी का मान। देखिए क्यू का मान भी निकल गया, टी का मान भी निकल गया। अब निकालेंगे वैद्युत धारा आई का मान। तो अब निकालेंगे भैया चालक की धारा, चालक में प्रवाहित धारा या चालक की धारा, चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित हम निकालेंगे धारा। अब भाई चालक में प्रवाहित जब धारा निकालेंगे बच्चों, तो फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी, ये फार्मूला हो जाता है बच्चों। तो यहां से I बराबर, ध्यान से समझिएगा, Q का मान तो पूरा का पूरा यही है, N इंटू ई इंटू ए इंटू एल है, अपान टी का मान है L अपान V सफिक्स डी, तो L अपान V सफिक्स डी है। तो यह L से L कट गया, तो यहां पे I बराबर N ई ए हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा V सफिक्स डी हो जाएगा। यही क्या हो जाता है, वैद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग V सफिक्स डी के बीच में संबंध। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने सबसे पहले लिखा, माना एक चालक ए बी है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो चालक का आयतन भाई यहाँ पर क्या है, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, तो यहाँ पे क्षेत्रफल गुणे ये लंबाई, निकाल लिया इसका आयतन। इस तरह से आयतन निकलता है। ठीक है, क्योंकि फार्मूला फिजिक्स में आपको याद है ना, तो भाई V बराबर होता है A इंटू एल। ठीक है, ये याद रखना आयतन। ठीक, यदि मतलब यहाँ पे चालक का आयतन V हो, क्षेत्रफल A हो, लंबाई L हो, तो भैया ये V बराबर A इंटू एल फार्मूला याद रखना। तो यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो जाए, तब ये संख्या क्या हो जाएगी, इतनी। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अब आवेश E हो जाए, तो ये कुल आवेश अब क्या हो जाएगा, Q बराबर n इंटू ये E मल्टीपल इसका हो जाएगा गुणा। तो ये क्या हो जाएगा n, यानी ये पूरा का पूरा जो क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई हमने गुणा कर दिया। अब अनुगमन वेग यदि V सफिक्स डी है, तो आवेश द्वारा चालक को पार करने में लगा समय कितना, T बराबर, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी क्या है, टोटल लंबाई L है, चाल क्या है, अनुगमन चाल या अनुगमन वेग। तो यहां पर अब चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q अपॉन टी, ये फार्मूला होता है। तो भैया इसी फार्मूले पर हमने रख दिया, ये आ गया संबंध। तो इस तरीके से आप बड़े ही सिंपल तरीके से भैया ये संबंध निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। यह टॉपिक भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, 24 में भी आया था, 2024 में पूछा गया टॉपिक है। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक का भी निपटारा हम कर देते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्या है, कोई सेल है, इसके विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या आपको संबंध निकालना है, या टर्मिनल विभवांतर करके पूछता है, या आंतरिक प्रतिरोध के रूप में पूछता है। इसको कई तरीके से घुमा फिरा कर दसियों तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सेल। क्या बनाते हैं भैया, हम एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक सेल बना लिया, एक कुंजी इसमें जोड़ दिया, इसके बीच में एक विभवांतर ऐड कर दिया, और यहां पर क्या है, एक सेल, ये स्रोत है और साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध, ये चीज बना दिया। ये क्या है, कुंजी ये है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये V है, यहां पर भाई ये E है, ये स्मॉल r है। ठीक है,
ध्यान दीजिए। अब देखिए ये इतना हमने कर दिया। अब देखिए बच्चों यहां पर लिखेंगे कि माना एक क्या है, सेल ई है, मतलब एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। आंतरिक प्रतिरोध ये स्मॉल आर है। फिर उसके बाद इसे क्या है, एक कुंजी के तथा बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया गया है। तो आप थोड़ा सा जो चीजें लिखने वाली हैं लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों की माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है भैया, स्मॉल आर है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे कि इसे एक कुंजी के तथा बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तथा एक विभवांतर हम वी भी लिख सकते हैं। तो ये इतना लिख दिया बहुत है। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मान लेते हैं कि भैया इसमें क्या है, सेल में प्रवाहित धारा आई है और आवेश क्यू है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि यदि सेल में प्रवाहित धारा आई तथा समय क्या है, टी है, तो भैया ये जो आवेश निकालेंगे Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। क्या हो जाएगा बच्चों, Q बराबर I इंटू टी फार्मूला होता है। क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी। अब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा निकालेंगे। तो यहां पर भैया हम लिखेंगे कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, अब सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है भैया वो फार्मूला होता है कि W बराबर E इंटू क्यू। क्या होता है W बराबर, क्योंकि W बराबर फार्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू होता है ना, भी समझ में आ रहा हो तो भैया V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू होता है। याद करो, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव होता है। तो यहां पर जो V है वो E के बराबर है। E विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है, विभव का मात्रक भी वोल्ट, तो ये E V के ही बराबर है। ठीक है, तो यहां पर इसको भर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं W बराबर, तो भैया E इंटू आई इंटू टी, इतना हो जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे तो लिखेंगे कि यह ऊर्जा, जैसे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में हमने पढ़ा कि वहां पर जो कुल ऊर्जा होती है, कुछ भाई ऊर्जा मतलब दो रूपों में खर्च हो जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में, दूसरा कार्यफलन के। तो यहां पर भी यह ऊर्जा किस मतलब दो रूपों में, एक तो भैया बाह्य मतलब सेल के बाह्य हिस्से में, यह ऊर्जा सेल के बाह्य तथा आंतरिक रूप में खर्च होती है। ठीक है, अब यहां से तो भैया हम बाह्य के लिए निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या है, बाह्य के लिए निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे ऊर्जा, मतलब ये लिखेंगे क्या चीज, W एक्सटर्नल। तो W देखिए, W बराबर एक फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। क्यों, क्योंकि बच्चों इसके स्थान पे ये E या V के स्थान पे I इंटू आर होता है, तो भैया यहां पे I इंटू आर रखेंगे, एक I एक्स्ट्रा है तो I स्क्वायर RT हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से बच्चों क्या है, आंतरिक निकालेंगे तो W इंटरनल निकाल लेंगे,
तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, अब की बार स्मॉल आर हो जाएगा इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि भैया बाह्य और आंतरिक रूप में ये ऊर्जा खर्च हो रही है। तो अब हम निकालेंगे क्या चीज, कुल ऊर्जा। अब हम कुल ऊर्जा निकालेंगे बबुआ। तो कुल ऊर्जा जब निकालेंगे भैया तो ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला है आपका W बराबर, तो एक W एक्सटर्नल और प्लस ये W इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये W बराबर, भाई आप अगर देखेंगे तो मतलब वैल्यू पुट कर दीजिए। भाई इसका मान क्या है, E इंटू आई इंटू टी है, बराबर इसका मान क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, प्लस इसका मान क्या है, ये आई स्क्वायर स्मॉल आर टी है। अगर आप देखें तो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, आई इंटू टी है। तो भैया यहां पर ये हो जाएगा E इंटू आई इंटू टी बराबर, यहां आई इंटू टी कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू आर और प्लस का भैया यहां आई इंटू ये आर। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो भैया यहां से अब इसको हम काट देते हैं, ये चीज कट गया बच्चों। अब इसमें भी एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। इसमें भी ये जो आई है बाहर निकाल लेते हैं। तो भैया E बराबर, अगर आई भी बाहर निकाल देंगे तो केवल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया, या आई बराबर, अब धारा बराबर क्या हो जाएगा, E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यही क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, मतलब ये वैद्युत धारा के लिए फार्मूला। ठीक है, जहां कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ई क्या है, विद्युत वाहक बल, आई क्या है, धारा। लेकिन यहां पूछ रहा है विद्युत वाहक बल यानी ई तथा विभवांतर के बीच संबंध। तो यहां भैया वी तो है नहीं, इसी को थोड़ा और सजा देते हैं। कैसे, तो हमने ये जो चीज किया था वो चीज फिर से करना पड़ेगा। अगर हम बच्चों इसका हम गुणा कर दें तो आई इंटू आर हो जाएगा, प्लस ये आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, बराबर ई। तो भैया V बराबर आई इंटू आर होता है, तो लिखेंगे चूंकि V बराबर आई इंटू आर होता है, तो ये फार्मूला अगर हम देखें बच्चों तो इसके स्थान पे हम V रख देते हैं, तो बराबर V और प्लस का आई इंटू आर बराबर E हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको चाहिए V बराबर, तो V बराबर E और ये इधर जाएगा माइनस आई इंटू आर। तो ये आपका आ गया, इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो ये V और E के बीच में अब संबंध निकला, क्योंकि कह रहा है विद्युत वाहक बल E और विभवांतर V में संबंध। तो भैया ये अब टर्मिनल विभवांतर भी कह सकते हैं, या विभवांतर और विद्युत वाहक बल के बीच संबंध। तो भैया इसी फार्मूले में बस थोड़ा सा फिर से वही गुणा करके इसके बराबर, भाई ओम का नियम आपने पढ़ा है, तो V बराबर आई इंटू आर होता है, वो चीज हमने लिख दी। तो ये है ना आसान बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब हम आसान कह सकते हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। चलिए जल्दी से रसगुल्लों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में बच्चों ये 1-2 सेट में आया था, 24 में भी 1-2 सेट में आया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है कि दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है और क्यों। तो मतलब ये बताना है कि कब आकर्षण बल लगता है और कब प्रतिकर्षण बल लगता है। चलिए समझते हैं बच्चों। देखिए भैया, मान लेते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक हैं। कौन है ये दो समांतर धारावाही चालक हैं, नाम दे दिया हमने PQ और RS। ठीक है, ये दे दिया। तो ध्यान से समझिए, यदि इनमें मान लेते हैं कि ये जो धारा है इसमें I1 बह रही है, इसमें धारा I2 बह रही है। यदि ये धारा क्या है, एक ही दिशा में बह रही है, यानी धारा इसमें दोनों में अगर हम समान धारा कहने बह रही है, तो ऐसे केसेस में आकर्षण बल होगा, यानी दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी दोनों के बीच
भैया अंदर की तरफ क्या लग जाएगा बच्चों, बल लगेगा अंदर की तरफ। तो यहां पर वही चीज आपको समझाना था। वही फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच F/L बराबर ये होता है क्या चीज भाई, म्यू नॉट अपान ये 4 पाई होता है, ये I1 I2 अपान R होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो भैया I1 I2 अगर समान दिशा में है तो भैया हम पहला केस लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि यदि I1 व I2 समान धाराएं, I1 व I2 धाराएं समान दिशा में, समान दिशा का मतलब एक ही, ऐसे लिख दें, धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। अगर एक ही दिशा में जैसे ऊपर की तरफ बह रही हैं, ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होगा। कौन सा भैया, आकर्षण बल होगा, ठीक है, आकर्षण बल हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें भैया दूसरा केस में, अब भाई दूसरा केस में अगर हम बात कर लें, अब की बार जैसे इस तरह से हो, दूसरा केस इसमें समझिएगा, ये P है, Q है, R है, S है। तो अब की बार भैया ये धारा जैसे ये ऊपर की तरफ चल रही है और ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये I2 जो है नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसे केसेस में भैया ये क्या है, इनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी बाहर की तरफ बल लगेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना, ये आपका केस 1 है और ये केस 2 है, दोनों केस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे यदि I1 व I2 धाराएं विपरीत दिशा में बह रही हैं, विपरीत दिशा में बह रही हैं, तो उनके बीच कौन सा बल लग जाएगा, तो प्रतिकर्षण बल, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह अब की बार आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण इसमें देख रहे हैं। समान धारा, अगर भैया समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, यानी धारा की दिशा एक है तो आकर्षण बल, यदि विपरीत दिशा में धाराएं बह रही हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो बस यही इसमें पूछा था, तो थोड़ा लॉजिकली एनसीईआरटी बेस्ड टेक्निकल क्वेश्चन है, बट डोंट वरी, हमें नहीं कंफ्यूज होना क्योंकि हमने चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक, क्योंकि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल क्या होता है भैया, वो भाई F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और I1 I2 अपान R होता है, या L यहाँ फिर लग जाता है, या F अपान L करते हैं तब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना ये फार्मूला, एक मिनट भाई, सॉरी, दिल से सॉरी। देखिए बच्चों, जब भी 4 पाई होता है यहाँ पर भैया 2 का मल्टीपल हो जाता है, मतलब 2 का गुणा होता है, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जब 2 काटते हैं ना तो वही फार्मूला F अपान ये L बच्चों, या कैपिटल L ही रखिए, और आपका फार्मूला जब ये इस तरह से लिखते हैं तो म्यू नॉट अपान 2 पाई होता है, ये I1 I2 अपान R होता है, ठीक है भैया। अभी तो गलत हो जाता तो आप लोग कमेंट करते मोनू सर एकदम गलत पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इंसान से ही गलती होती है बच्चों। देखिए जब भी 4 पाई होता है तो यहाँ 2 का गुणा होता है, जब यहाँ पे म्यू नॉट अपान 2 पाई होता है तो यहाँ केवल I1 इंटू I2 अपान R, क्योंकि इसको काट देते ना 2 दूना 4, तो फार्मूला ये होगा बच्चों, ठीक है। हो जाती है गलती, कोई ना। चलिए स्क्रीनशॉट अप कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि बायो तथा सेवर्ट के नियम को समझाइए तथा इससे संबंधित चुंबकीय
क्षेत्र का सूत्र आपको प्राप्त करना है। चलिए देख लेते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से बच्चों। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसको बच्चों 5 नंबर में भी पूछ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। हमने एक धारावाही चालक बना लिया। मान लेते हैं एक धारावाही चालक क्या है, ये है आपका, नाम दे दिया एक्स वाई। एक एक्स वाई धारावाही चालक है, ठीक है। फिर इसके किसी एक अल्पांश लंबाई, मान लेते हैं यहां से इस छोटे वाले भाग की जो लंबाई है वो क्या है, तो भैया डी एल या डेल्टा एल हमने रख दिया, ठीक है। डी एल रखिए या डेल्टा एल रखिए, कोई दिक्कत ना, इसके बारे में मत कंफ्यूज होना। तो डी एल या डेल्टा एल रख दिया, ठीक। इस अल्पांश लंबाई से अब हम मान लेते हैं बच्चों कि यहां से भैया आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, पी है। कितनी दूरी पर, तो यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर अपने को ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, अब मान लेते हैं इसके साथ ये जो कोण बन रहा है थीटा कोण बन रहा है। तो बच्चों बायो तथा सावर्ट, कहीं की सावर्ट लिखा, सावर्त लिखा होता है, ठीक, कहीं की सेवट रहता है, तो इसके बारे में ज्यादा आप लोग मतलब कंफ्यूज। तो बायो तथा सेवट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के कारण, ठीक है, उसके पास भाई किसी आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया और उसके कारण भाई चुंबकीय क्षेत्र की का जो मान है निकाला। भैया इस चीज को तो ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन बायो और सेवट ने किया क्या, मतलब माइकल फैराडे ने भी किया था। तो बायो और सेवट ने केवल इतना किया कि भैया इसका क्या किया, तो इसके लिए एक मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में एक फार्मूला दे दिया कि हाँ इस फार्मूले से चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो सकता है आर दूरी पर, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों कि भैया बायो तथा, क्योंकि बायो और सेवट दो अलग वैज्ञानिक है, बायो तथा सेवट नामक वैज्ञानिक ने एक धारावाही चालक के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने एक फार्मूला प्राप्त किया, तो और ये बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है निम्न बातों पर निर्भर करता है, इन्होंने बताया। अब क्या चीज बताया है बच्चों, वही चीज समझना है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही, ये जो चालक है क्षेत्र, चालक में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। आई के समानुपाती होता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जो डेल्टा बी होगा वो प्रोपोर्शनल आई के। इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में बुआ? पहली चीज इन्होंने ये बताया, ठीक है, यानी धारा का जो प्रवाह होगा वो चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया, यह मतलब वही चुंबकीय क्षेत्र, यह किसके मतलब ये चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यह है भैया कि जो तार का टुकड़ा जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना बड़ा होगा, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल के। इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया बच्चों। दो चीज तो बता दिया गया,
है ना भैया। देखिए इसमें पहला ये था कि इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है ये आई है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट लिखेंगे भैया कि ये देखिए अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की जो दूरी के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली लिख देंगे अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो किसका है, तो एक और है बच्चों, तो एक और है चौथा। तो इसमें लिखेंगे कि यह अल्पांश लंबाई से बिंदु P, तो यह लिखेंगे यह अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के क्या होता है, कहां लिख दे भैया, इधर देखिए, एडजस्ट करना पड़ेगा, बिना एडजस्ट इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं फिगर को। तो भैया ये हम ऐसे ही दर्शा देते हैं, यहाँ नाम क्या दिया था, x दिया था। तो देखिए बच्चों इसको क्या है भैया, अब थोड़ा तो क्या लिखा हमने, देखिए ये आपका समीकरण 3 था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, यह अल्पांश लंबाई से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा अर्थात भैया डेल्टा बी ये प्रोपोर्शनल 1/r² के इक्वेशन नंबर 4। चारों समीकरण को अपन मिला देते हैं, ये आपका 1 2 3 और 4 जो है मिला देते हैं भैया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर जब सब मिला देंगे ना तो ये बन जाएगा डेल्टा बी, ये प्रोपोर्शनल भैया आई है डेल्टा एल है साइन थीटा, तो ये आई है डेल्टा एल है साइन थीटा और नीचे r²। अब जब यही चीज हम प्रोपोर्शनल का भैया मार्क हटा देते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है कि डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई, ये हो जाता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। भैया कुछ कटा तो नहीं है, थोड़ा कट गया है, इधर ही लिखते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा लाइनिंग इधर से करते हैं। देखिए ये भैया एक फार्मूला क्या बन जाता है, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये डेल्टा बी बराबर जब होता है तो भैया μ0/4 पाई हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान r², ये फार्मूला हो जाता है। हाँ अब ठीक है, यही फार्मूला क्या हो जाता है भैया, ये बायो-सेवर्ट के नियम से संबंधित ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक ये भी है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको उलझाने वाला टॉपिक नहीं है, परेशान करने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक, बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया, हमारा अगला टॉपिक है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है। 1 मिनट भाई पानी पी लें थोड़ा। चलिए भाई क्या करें, हम ठहरे बीमार आदमी, तो भाई गर्म पानी से ही काम चल रहा है, नहीं तो खांसी तो बर्दाश्त ही नहीं होती।
एक तो सिरप लिया, दूसरा गर्म पानी साथ में लेकर के स्टूडियो में है, तभी आपके सामने बोल पा रहे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। देखिए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। सबसे पहला नियम क्या है? देखिए पहला नियम, वैद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है वही पूरी घटना ही है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर परिभाषा भी पूछ दे तो ये पहला ही नियम लिख देना, बस हो गया। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस बल के कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन वही बंद हो जाएगा तो धारा भी वहीं रुक जाती। तो इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। यही फैराडे का पहला नियम होता है। समझ में आया ना? पहला नियम क्या बोल रहा है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसके कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको प्रेरित धारा कहते हैं, और यह धारा तब तक बनी रहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा भी बंद हो जाएगी। चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे भैया हमने एक मैग्नेट ले लिया, मान लेते हैं भाई इसका नॉर्थ और साउथ ये पोल है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, और एक तरफ यहां से जैसे कुंडली। अब देखिए समझिए, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारे हाथ में रिमोट है, तो इसको तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका ये चुंबक को, और इसके सामने एक कुंडली है। तो जब इस चुंबक को कुंडली के पास हम लाते हैं तो इसके बीच आपेक्षिक गति होती है। इसके कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। मतलब अगर हम इसको दूर ले जाएं तब भी धारा रुक जाएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इसको हम दूर ले जाएं तब भी। तो जब इनके ये इधर लाते हैं और ये कुंडली है, इनके बीच में आपेक्षिक गति होती है, तभी एक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो ये जब हम इसके कुंडली के भाई चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे, इसी से तो पता चलता है कि इसमें मैग्नेटिज्म का गुण है और इसके कारण चालकता आ सकती है। तो यहां पर वही चीज है। तो भैया यहां पर भी मान लेते हैं ये क्या है, एक कुंडली को हमने दर्शा दिया है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं मान लेते हैं ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो यहां पर वही चीज समझाना चाह रहा है कि जब क्या होता है कि किसी बद्ध मतलब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, ये चुंबकीय फ्लक्स हैं, रेखाएं हैं, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, जब कुंडली को, भाई ये कुंडली है, क्या है, कुंडली, और जब हमने कुंडली को चुंबक के करीब लाया तो उसमें क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है। अब जैसे ही भाई चुंबक को हम इससे दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, और यहां पर जो धारा इसमें कुंडली में रहेगी वो धारा भी बंद हो जाएगी, यानी धारा रुक जाएगी। तो ये होता है फैराडे का पहला नियम। इसमें और कुछ बहुत ज्यादा समझना है नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं बच्चों दूसरे नियम की तरफ। देखिए भैया, अब देखिए जो दूसरा नियम है, अभी हमने जो पहला देखा उसी का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है, उसी को एक मैथमेटिकल तरीके से एक फार्मूले में व्यक्त कर देता है। दूसरा नियम वो गणितीय नियम हो जाता है। देखिए द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, अभी उसमें बताया जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो यहां पर वही बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है इसका मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके? तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स जिसको डेल्टा फाई बोलेंगे, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, यहां फाई बी लिख सकते हैं,
के ऋणात्मक है ना भैया, कि ऋणात्मक दर यानी यहाँ पे dt लिखें या डेल्टा टी के बराबर हो जाता है। यही आपका फार्मूला हो जाता है। या बच्चों इसी को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, या करके भैया इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E बराबर माइनस का ये डी फाई अपान डी टी, फाई भी लिख दें या फाई अकेले लिख दें, तो ये इस फार्मूले को यहाँ, क्योंकि इसके पहले भी हमने बायो सेवर्ट नियम में भी बताया बच्चों, चाहे आप डेल्टा लिखें या डी लिखें दोनों एक ही है। ठीक है, इस फार्मूले को एक हम और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए चूंकि हमको मालूम है, चूंकि बच्चों ध्यान से समझिएगा, देखिए जैसे अगर डेल्टा फाई लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है ये फाई टू माइनस फाई वन। अगर डेल्टा टी बराबर लिखा है तो इसका मतलब टी टू माइनस टी वन हो जाता है। तो बच्चों ये एक आपका नया फार्मूला निकल कर आएगा, E बराबर माइनस का, तो यहां पे हो जाएगा बच्चों फाई टू माइनस फाई वन अपान ये टी टू माइनस टी वन। तो कभी कभार ध्यान से समझिएगा भैया, ये एक फार्मूले की तौर पर इस पे न्यूमेरिकल ऐसे बना देता है। ठीक है, आपका ये प्रारंभिक और अंतिम ये फाई टू फाई वन का मान दे करके, तो भाई कंफ्यूज मत रहना, ये फार्मूला आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मतलब फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, तो दोनों नियम हमने बड़े ही सिंपल तरीके से देख लिया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालना है। ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों 3 नंबर के हिसाब से। देखिए सबसे पहले अनुनादी परिपथ क्या होता है, कभी कभार अनुनादी आवृत्ति ही पूछ लेता है, तो यहां अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालना है। आप सबसे पहले जान लेते हैं अनुनादी परिपथ क्या है। तो भैया जब किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात जिसको XL बोलते हैं, धारती प्रतिघात जिसको XC बोलते हैं, के बराबर होता है तो वह परिपथ क्या कहलाएगा? अनुनादी परिपथ। क्या बताया भैया कि जब किसी एलसीआर सर्किट में प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए तो उस परिपथ को कहते हैं बच्चों अनुनादी परिपथ। और यहां पर भाई एलसीआर के लिए ध्यान देना, प्रतिबाधा भी कभी कभार पूछ लेता है, तो एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है तो उसकी प्रतिबाधा के लिए भैया फार्मूला अपने जहन में डाल लीजिए, Z बराबर रूट में क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये प्रतिबाधा के लिए भैया फार्मूला होता है। तो यहां पर हमको निकालना है अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए भाई अनुनादी आवृत्ति हमने बताया ना कब फॉलो करेगा, तो यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि जब प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो तो ऐसी केसेस में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। तो अब हम लिखेंगे अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए, अनुनादी आवृत्ति के लिए भैया फार्मूला हमने बताया बच्चों कि जो XL बराबर होता है वो XC के बराबर होता है। XL किसके बराबर? XC के, यानी प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर है, वो चीज आपको ऊपर भी दिख रहा है। तो बच्चों XL बराबर भैया होता क्या है? ओमेगा इंटू L। XC बराबर 1 ओमेगा इंटू C होता है। तो यहां से भैया इसको हम कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 ये नीचे आ जाएगा बच्चों L इंटू C हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? C हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहां पर भैया ध्यान से समझिए कि ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर अगर हम ओमेगा बराबर कर दें तो 1 यहां पर ध्यान समझना, ओमेगा कर दें तो ये पूरा का पूरा करणी में आ जाएगा, इसमें रूट में LC। अब ओमेगा बराबर होता क्या है? तो 2 पाई f होता है।
2 पाई क्या होता है, एफ होता है, तो बराबर 1 ये रूट में भैया क्या एल सी। तो हमको चाहिए एफ बराबर ही फार्मूला, एफ बराबर 1 ये नीचे चला गया 2 पाई हो गया और रूट में आपका ये एल सी है ही, क्या है एल सी, यही क्या हो जाएगा अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी एफ के बराबर फार्मूला। यही अनुनादी मतलब आवृत्ति के लिए क्या होता है, सूत्र हो जाता है, एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एल सी। ठीक है, एल क्या है, प्रेरकत्व है, सी क्या है, धारिता है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी अनुनादी आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला। चलिए रसगुल्लों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट, तो भाई तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा है काफ़ी देर से, तो गर्म ज़्यादा है, उड़ेल कर पीना पड़ता है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। ये भी अक्सर 3 नंबर में पूछता है, तो इसको तो भैया हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस चैप्टर में है क्या, एक तो मैक्सवेल का सिद्धांत वगैरह पूछता है, ठीक है, जो हमने 1 शॉट में अगर आप देखो तो अच्छे से समझाया है। ठीक, नहीं तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, भाई गुण में अगर पूछेगा तो आपको 5 से 6 याद रखना है, बाकी 3 नंबर में पूछेगा तो आप 3 ही याद रखो ज्यादातर, नहीं तो भाई 5 से 6 तो हम यहाँ करवा ही रहे हैं। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, तो भैया जो मतलब जैसे अगर हम बात कर लें तो एक वैद्युत क्षेत्र के रूप में भी और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी चले, तो ये जब आगे बढ़ती हैं तो ये तरंगे क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक, 1 शॉट में डिटेल्स में देख लेना, अभी यहाँ पर केवल हमको समझना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में सबसे पहला बच्चों, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इनमें परिवर्तन क्या है, साथ साथ होता है। तीसरा पॉइंट है कि जो वैद्युत, यहां वैदिक लिखा है वैद्युत होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है, एक इसका नेचर क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब भैया ये निर्वात में भी चल सकता है, जैसे क्या है भाई लाइट होता है ना। अगला है, ये तरंगे प्रकाश के चाल से चलती हैं, अर्थात इनका वेग भी क्या, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से आगे की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगभग क्या है भैया, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है भैया। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो बबुआ तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें, और जल्द से अपने इस यूट्यूब फैमिली को 1 मिलियन तक करवा दीजिए। हम भी बेचैन हैं देखने के लिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।